Hello SSC Warriors, वेलकम टू द SSC पाठशाला बाय ASO। आज हम SSC CHSL 2025 एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या होता है ये एग्ज़ाम, कौन कौन एलिजिबल है, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है, क्या इसमें सैलरी स्ट्रक्चर होता है, कितनी अप्रॉक्सीमेशन मिलती है सैलरी, हम सब कुछ जानेंगे। क्या क्या सिलेबस है। अगर कुछ लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी अभी SSC CGL की भी जो डेट्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। सबको लगा वो एक्सटेंड होंगी। बहुत लोगों ने कमेंट भी करा था कि एक्सटेंड होगी, बट एक्सटेंड नहीं हुई। तो आपको पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम के लिए जो साइट खुली है वो बंद हो जाए। तो आप बाकी सब तैयारियां छोड़िए। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है तो आप करिए। और जो लोग सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा आप इस एग्ज़ाम को भी भर दो। ज्वाइन मत करना भले ही, बट हो सकता है भगवान ना करे सीजीएल एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। बट अगर आप करना चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन होगा। जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं वो तो करिए ही करिए, और इससे आपको एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तो हम SSC CHSL एग्ज़ाम के बारे में बातें करते हैं। ये है सबसे पहले आपकी मोटिवेशन। आपको इन जैसी जगहों पर जॉब करने का मौका मिलेगा। ये किसी को आराम से नहीं मिलता है मौका। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। मैं एक सेलेक्टेड ASO हूँ और मैं साथ में रहता हूँ बहुत सारे लोगों के जो इस एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्टेड हुए हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। आप लोग भी इस एग्ज़ाम के थ्रू आइए, और करियर भी ठीक है। धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट होता है, धीरे धीरे करके प्रमोशंस होते हैं, और ASO एंड फर्दर आपको सीनियरिटी मिलती रहती है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अच्छे से करिए, लग जाओ। ये मत सोचो अब रेस्ट कर रहे हैं, बस अब लग जाओ। अगर मोटिवेशन नहीं आ रही है तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो और लग जाओ। आप इस एग्ज़ाम के हो 12th के तुरंत बाद दे सकते हो। मैं इस एग्ज़ाम के बारे में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, एक पूरी गाइड मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता है, तो वो इस जो हमारी ये वीडियो है उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये एग्ज़ाम कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है। इस लेवल के एग्जामिनेशन है। 10+2 के बाद कोई भी इसको एग्ज़ाम को दे सकता है। इससे आपको वेरियस जॉब के आपके दरवाजे खुल जाते हैं। जो काफ़ी सारी पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में है। इसमें मैं आपको कुछ और ऐसी पोस्ट भी बताऊंगा जो लोगों को थोड़ी कम पता है, बट वो एक्चुअली में बहुत अच्छी पोस्ट है। काफ़ी अच्छा उनका स्कोप है। चलिए हम एक ओवरव्यू लेते हैं SSC CHSL एग्ज़ाम का, कि क्या इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले इसकी हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो मैंने इसके लिए कैलेंडर बना दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी वो 23 जून को हुई थी। ऑलरेडी 17 दिन बीत चुके हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो जल्दी अप्लाई करिए, बाकी सब काम छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई भी छोड़ दीजिए, आप अप्लाई करिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी उसी डेट से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट 18 जुलाई है। आज 10 तारीख हो चुकी है। 18 तारीख में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। साइट बिजी रहने लग जाएगी, आप सर्वर पर लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो बहुत जल्दी करिए और एग्ज़ाम को दीजिए। एग्ज़ाम को देने के लिए फॉर्म को भरिए, आप जल्दी करिए। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की 19 जुलाई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्ट करने की डेट है वो 23 जुलाई से 24 जुलाई है। टीयर 1 एग्ज़ाम अपना इस तारीख के बीच में होगा, 8 सितंबर से 18 सितंबर। करीबन 2 महीने बचे हैं। 2 महीने, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है इन 2 महीनों में। आप एक बार तैयारी करके तो देखो। ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए हैं मिनिस्ट्रीज में जिन्होंने कुछ कुछ महीनों में एग्ज़ाम निकाला है। आप अपने मन में ठान के तो देखो। आप पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरे जुनून के साथ लग जाओ। आप लगोगे तो भगवान भी आपको सहारा देंगे, आपके लिए सिलेक्शन के दरवाजे खुलेंगे। आप तैयारी करिए बस। जो अपना टीयर 1 एग्ज़ाम है वो सितंबर 8 से सितंबर 18 के बीच में होगा। अपना टीयर 2 की जो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव होता है कि अभी फिक्स नहीं है,
ये चेंज हो सकती है, ये चेंज हो सकती है। तो ये फेब से मार्च के बीच में है। आप जल्दी से जल्दी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप फॉर्म भरिए। अपनी आखिरी डेट 18 जुलाई है। आप ये सोचिए 2 दिन बाद आखिरी डेट है, अभी से भरने लग जाइए। अब इसके बारे में मैं कुछ वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जो अभी रिपोर्ट हुई हैं वैकेंसीज, वो हैं 3131 वैकेंसीज। अपनी जो डेट्स हैं वो ये हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो अपनी वैकेंसीज हैं ये 3131 रिपोर्ट हुई हैं, 3131। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ इतनी ही रहेंगी, अभी के लिए हैं, बाद में बढ़ जाती हैं। ग्रुप सी की पोस्ट होती है इसमें, जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के थ्रू होती है। एसएससी सीजीएल के थ्रू जो अपनी 4600 ग्रेड पे की जॉब होती हैं, वो ग्रुप बी में आती हैं, ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं। डीए वाली जो 4200 की होती है, आई थिंक वो भी ग्रुप बी की होती है, ग्रुप सी की होती होगी। कुछ जॉब सीजीएल में भी ग्रुप सी की होती हैं, सीएचएसएल में सारी जॉब ग्रुप सी की होती हैं। तो इसमें आप एलडीसी बन सकते हैं, जिसको जेएसए भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में जा सकते हैं। ये सभी पोस्ट सीएचएसएल एग्ज़ाम के थ्रू मिलती हैं। यहाँ पर भी प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पर सैलरी जो इन पोस्ट के लिए है, इनको अच्छी खासी अट्रैक्टिव बनाती हैं। आपको कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में 12th के बाद इतनी सैलरी कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी, सैलरी और काम भी लिमिटेड होता है, और आप आगे की भी तैयारी कर सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप सीजीएल दीजिए और भी फर्दर एग्जाम्स दीजिए, आपके लिए कई दरवाजे खुल जाते हैं आगे के लिए। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले तो नेशनैलिटी आ गई। इंडियन नेशनैलिटी के देते हैं जनरली, तो यही लोग देंगे। बट अगर कोई बाहर से भी इस वीडियो को देख रहा है तो नेपाल के लोग, भूटान के लोग, या फिर ये जो थोड़ी बहुत कंडीशंस लिखी है, यहाँ के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एज लिमिट का खास ध्यान रखना। मैंने कई बार देखा है लोगों के डीवी में प्रॉब्लम आ जाती है, फर्दर किसी न किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इसको अच्छे से देखना। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2025 देखा जाएगा। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज के लिए। कैंडिडेट 18 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए। मतलब जो कैंडिडेट है वो ना तो 2 अगस्त 1998 से पहले पैदा हो, ना ही इसके बाद वाला हो। मतलब 2 अगस्त 1998 से लेकर जिनका बर्थ रेट 1 अगस्त 2007 में आ रहा है, सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज प्रोवाइडेड फॉर वेरियस रिजर्व कैटेगरीज। कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर दो टाइप की जॉब्स हैं इसी के अंदर ही, उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। अगर हम LDC, JSA, DO ये वाली अगर हम मिनिस्ट्रीज में चाह रहे हैं, अदर देन, ध्यान से देखना, अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तब हमने 12th पास करी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, सिर्फ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपको ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि साइंस स्ट्रीम से पास हो या किसी भी और स्ट्रीम से पास हो, आपने बस 12th पास करी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास करी होनी चाहिए। अब अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर DO ग्रेड A अगर हम चाह रहे हैं CAG में, जिसको बोला जाता है सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तब आपको 12th पास होनी चाहिए इन द साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट। मतलब आपको 12th पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में
विद मैथ्स। ये है आपका क्राइटेरिया अगर आपको इन मिनिस्ट्रीज में जाना है तो। अब इसमें एग्जाम की क्या प्रोसेस होती है, ये 2 टियर एग्जाम होता है। 2 टियर एग्जाम होता है, सिलेक्शन इन्हीं दोनों टियर के बाद होता है। पहला पेपर हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। जो सेकंड एग्जाम है ये थोड़ा लेंदी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है इसमें, स्किल टाइप्स भी होता है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है इसमें। अभी हम अभी थोड़ी देर में अगली स्लाइड्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है। ये देखिए, इससे पहले था हमारा ये सिलेक्शन प्रोसेस, रोड टू सक्सेस। अब देखिए ये एग्जाम पैटर्न कि क्या क्या एग्जाम में आता है, कैसे एग्जाम आता है ये। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, जीएस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स जिसे बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस जिसे जीएस भी बोल देते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के। हर एक सेक्शन में 50 मार्क्स का होता है, हर एक सेक्शन 25 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन के +2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर सही होता है तो, और गलत होता है तो -0.5 मार्क्स मिलते हैं। ये 60 मिनट्स का एग्जाम है। ये सिर्फ इसका नहीं है, ये पूरे के लिए है 60 मिनट्स। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 80 मिनट्स अलॉट होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये सीजीएल टाइप का ही पैटर्न है, सीजीएल में भी यही होता है। ये वाला भी जो टियर 1 है, ये आपका स्कोर आगे नहीं जाता, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम है आपका। तो इसके में आपको स्कोर आप लाएंगे, आपको अच्छा स्कोर लाना ही है। क्यों कम लाएंगे अगर अच्छी तैयारी है तो। उसके बाद टियर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। मेन जो सिलेक्शन होगा वो टियर 2 से होगा। सिलेबस भी वही रहता है, तो सीजीएल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ईजी, और सीएचएसएल कैंडिडेट्स की तो उनको तो जाना ही जाना है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, जो कि इसका पैटर्न है ये। अब हम अगर आगे देखें कि आगे क्या है, अब हम टियर 2 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये 2 सेशंस में होगा। पहला सेशन मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, और ये जनरल अवेयरनेस। अब हम पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और 90 मार्क्स के दोनों सेक्शन हैं। दोनों एक सेक्शन में, ये दोनों सेशन 90 मार्क्स में है। 1 आवर मिलेगा ईच सेक्शन के लिए, मतलब 2 घंटे का हो गया ये। 1 घंटे का हो गया अपना ये जो मैथ्स एबिलिटीज़ है और रीजनिंग का, ये 1 घंटे का हो गया। 1 घंटा मिल जाएगा इसके लिए, 180 मार्क्स का हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे सेक्शन 2 की तरफ, जहाँ पर इंग्लिश और जीएस आएगी। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, और जीएस के लिए होंगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो इंग्लिश का वेटेज सबसे हैवी है। इंग्लिश का जो वेटेज है सबसे हैवी है। तो इंग्लिश हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम मैथ्स में ही पूरा टाइम लगा देते हैं, हम इंग्लिश की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है कि ठीक है यार इंग्लिश में तो कर लेंगे। इंग्लिश में वोकैब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर आपको वोकैब को ज़ीरो से, बोलते हैं ना ज़ीरो से हीरो, अगर आपको वोकैब में ज़ीरो से हीरो बनना है तो मैंने कुछ सेशंस अपलोड कर रखे हैं जहाँ पर रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी उसमें मैंने सेशन करवा दिए हैं 1 से लेकर 5। जल्दी ही आगे और सेशंस होंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे। मे बी जब आप वीडियो देखें तो और भी सेशंस हो चुके हो, बट एट प्रेजेंट 1 से 5 सेशन आपके उसमें हुए हैं, तो आप जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में जोड़ दूंगा। फिर हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 3, जो कि जनरल नॉलेज के लिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। यहाँ पर भी हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं, वो है 45 मार्क्स के। इसका मतलब यहाँ पर हमारा +3 मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन। जो हमारा सेक्शन टियर 2 है, हमारा टियर 2 के 3 सेक्शन है। ये हो गया हमारा सेशन 1। अब आता है सेशन 2। ये यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है। पार्ट ए में एक स्किल टेस्ट होगा,
डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए होता है ये, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा मांगी जाती है टाइपिंग की, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की स्पीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर होता है टाइपिंग टेक्स्ट एलडीसी और जेएसए के लिए, यहाँ पर टाइपिंग स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। टीयर 2 जो है वो सभी कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेक्शन 3 होगा, ये सेक्शन 3 है, जो अपना ये वाला सेक्शन 3, ये सेक्शन 3 क्वालिफाइंग होगा नेचर में, और स्किल टेस्ट भी, ये दोनों के दोनों हमारे क्वालिफाइंग नेचर में हुए, इनसे एग्जाम में इनके नंबर नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जो एक्चुअल में रैंक आएगी ना, वो टीयर 2 के बेस पर आएगी। अब हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं कि हमारे रियलिस्टिक टारगेट क्या होनी चाहिए। रियलिस्टिक टारगेट तो हमें सेट करना पड़ेगा ना, ऑल्दो जैसे एग्ज़ाम आएगा हम उसी टाइप से करेंगे। अगर एग्ज़ाम आसान आया तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे, मुश्किल आया तो अब उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर आएंगे वो सबके आएंगे, वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो कि एसएससी सीएचएसएल 2024 के टीयर 1 एग्जाम की गई थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200, वो गई थी 153.97, 154 मान लो। ओबीसी के लिए जो गई थी वो 152 मान लो। ईडब्ल्यूएस के लिए 151 गई थी। एससी एसटी के लिए 136.43 और 124 गई थी। ये आपकी प्रीवियस ईयर की एग्जामिनेशन है। तो हमें क्या टारगेट करना चाहिए? हमें जो टारगेट करना चाहिए वो 160 प्लस की तरफ देखना चाहिए। एनी कैटेगरी के पर्सन को ट्राई करना चाहिए, यहाँ तक पहुँचो। जो भी आप कैटेगरी के होंगे, अगर आप SC ST से हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर अच्छे से टीयर 2 एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी आपकी, अगर आप अच्छे टारगेट को करेंगे। और जनरल के लिए भी है, अगर आप टारगेट करते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कंपटीशन बहुत हाई है। अगर हमें इंश्योर करना है क्वालिफाई फॉर टीयर 2, हर एक को 160 प्लस जैसे मैं बता रहा हूँ उसको टारगेट करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस हमारा मोर और लेस ऑलमोस्ट CGL टाइप का है। मैं इसके पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। मेरा मेन मोटिव था आपको डेट्स बताना, और जिनको नहीं पता एग्जाम उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर भटकने से। मेनली यहाँ पर भी वही आता है, ग्रामर आएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, ईडियम फ्रेजेस आएंगे, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा इंग्लिश में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, RC, ये सब इंग्लिश में आता है। रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपके मैथ्स में भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है जो CGL में आता है, और GS में भी सेम सिलेबस है ऑलमोस्ट। तो आपको GS को इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप बाकी 3 सेक्शन को ना कर पाएँ। कई लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में मज़ा आ रहा होता है उसी को करते हैं, बट इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, कितना हम मेहनत कर रहे हो कितना निकलता है, वो कंपैरेटिवली बाकी तीनों से कम है। तो आपको इन तीनों को भी बहुत अच्छे से करना। और बहुत लोग क्या करते हैं, इसी में लगे रहते हैं, वो इन तीनों को ध्यान नहीं देते। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस पे, या फिर जो आपका वीक है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। फिर इसको करना है, इसको भी करना है। ये मॉक से हो जाता है, काफ़ी कुछ मॉक से हो जाता है। और ये जनरल अवेयरनेस है, इसको भी अच्छे से करना है लिमिट में, बट ऐसा भी नहीं करना कि बहुत बस उसके पीछे ही पड़े रहो। ग्रामर के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हैं। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आती है, उसको करिए आप, उससे आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा। एक ही बारी में करने की मत सोचना, एक बार करना, उसके पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं 50-60, उनको करना, और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाना। ऐसे करते करते आप सारे चैप्टर्स कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब ये हो जाए तो उससे पहले भी मॉक देने हैं, बट वो मैं बताऊंगा अभी। उसके बीच में भी मॉक्स देते रहना। जब ये पूरा हो जाए
उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बाद लगाने शुरू कर देना जब वॉल्यूम 1 हो जाए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आपके डाउट निकलते रहेंगे। 5-6 साल के कर लेना अगर तैयारी अभी कम शुरू करी है, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो जहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उनको ज़रूर लगाना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी के हर एग्जाम में। आपकी इससे CHSL की भी तैयारी होगी, CGL की भी तैयारी होगी। और अंडरस्टैंडिंग करना इंग्लिश की, ऐसा नहीं सिर्फ रटते रहना। बहुत लोग क्या कहते हैं कि वो कैब को रटते रहो, नहीं, रूट वर्ड से आप करो काफ़ी सारी चीज़ें, आपके लिए बहुत आसान होगी। मैंने उसके लिए सेशंस बनाए हैं। मेरे भी नहीं देखने, बट आप कैसे भी हो रूट वर्ड्स को ध्यान रखो, तो आपकी ग्रामर तो ऐसे हो जाएगी। इसके लिए आप जहाँ से भी कर रहे हैं, रूट वर्ड से भी करिए या जहाँ से भी आप कर रहे हैं, आप इसको करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले करो, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इन इन सभी चीज़ों को रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में लाओ। एंटोनिम मत करना, कंफ्यूज रहोगे। सिनोनिम, वन वर्ड, ईडियम, ये सब करना। एंटोनिम वैसे ही हो जाएंगे, आपको ऑप्शंस भी तो होते हैं ना, आपको मतलब पता चल गया सिनोनिम के एंटोनिम तो अपने आप हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है। मैथ्स के लिए आपने ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, अपने अपने पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, और साथ साथ आपका चाहे जितना भी ये पूरा सिलेबस हुआ या नहीं हुआ, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट, कोई भी रेलेवेंट टेस्ट सीरीज लो जो आपको सही लगे, मॉक टेस्ट देते रहो। शुरू में हफ्ते में 1 से 2 मॉक टेस्ट दो, धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, और जब कुछ दिन बचे तो रेगुलर भी देने लग जाना। और जो आपका एग्ज़ाम की टाइमिंग हो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्राई करना, उसी टाइम आप बैठ के एग्ज़ाम दो। उससे क्या होगा, आपकी सिटिंग अच्छी होएगी, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आपको जिस टाइम एग्ज़ाम होगा उसका दिमाग उस टाइम को अडॉप्ट कर लेगा कि हाँ भाई इस टाइम पे अपने को अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो आप इस टाइप से करिए। मॉक टेस्ट में ये मत सोचना सिलेबस कंप्लीट होगा मैं तभी मॉक दूंगा। मॉक को देते रहो फर्स्ट डे से। ये आपके टाइम मैनेजमेंट को भी सही करेगा कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, ये उस चीज़ को भी सही कर देगा। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट भी कौन से होने चाहिए, प्रीवियस ईयर बेस्ड होने चाहिए। मेनली सारे क्वेश्चन नहीं, पर काफ़ी प्रीवियस ईयर बेस्ड होने चाहिए। इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जहाँ से भी आपने तैयारी करी होगी आप उसको करिए। मैं भी कुछ वीडियोस लाऊंगा, बट मेरी लिमिटेड होंगी अभी, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत पुराना नहीं है। तो अगर आपको मेरे चैनल पे मिले आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आप कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा लगे। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अदर चीज़ें करिए। जनरल अवेयरनेस पे या फिर जो हमारे करंट अफेयर्स होता है उस पे इतना भी ध्यान मत दे देना कि पूरे दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं होता। आपको रीडिंग के लिए करना है तो एक अलग बात है, लिमिटेड लेवल पर पढ़िए। आप चाहें तो आरसी को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके यहाँ पे इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होएगी, आरसी को करेंगे, रीडिंग भी सही हो जाएगी, सब चीज़ सही हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए लास्ट में कुछ लोग अपने लेक्चर्स लाते हैं जो कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही लेक्चर्स में 2-3 घंटे में या 3-4 घंटे में आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर करा देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है इतनी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लूसेंट से आप पढ़ना, जैसे आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जो ट्रैवलर्स होते हैं ना अपने, फाहीन, ये सब थे, ये सब ज़रूर पढ़ कर जाना, इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ कर जाना, इनमें चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और जो लूसेंट में जो पीछे की तरफ दिए होते हैं ना, लूसेंट में जो जैसे फर्स्ट टाइम कौन लेडी क्या बनी या फिर इस टाइप की चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, बुक्स के ऊपर कुछ आता है जो रिसेंटली बुक्स लॉन्च हुई है, किसी फेमस ऑथर ने लिखी है, तो इन सबको याद कर लेना ज़रूर। लूसेंट में बैक साइड पर 20-25 पेजेस में, 30 पेजेस में ये सब चीज़ें गिवन होती हैं, हर कोई करता है, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करना। अब फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी ये जो वेबसाइट है ssc.government.in, इस पर जाना है, फिर वहाँ पर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप नए यूज़र हैं तो इससे क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करना होगा आपको। फिर वहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, अपनी डिटेल्स फिल करके डॉक्यूमेंट फिल करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। यहाँ पर ध्यान रखना जो फ़ोटो होगी वो रेलेवेंट साइज़ की होनी चाहिए, और देख लेना यहाँ पर अपलोड ठीक से हो गई है नहीं हो गई है। फिर आप एप्लीकेशन फ़ी पे करना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और आखिर में प्रिंट आउट ले लेना।
और इसे आज ही कर लो, आज ही लग जाओ। एग्ज़ाम की तैयारी 1-2 दिन बाद भी हो सकती है। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ से आपको करना है ये रही एसएससी की वेबसाइट। यहाँ पर आप लॉगिन ssc.gov.in, यहाँ पर आप लॉगिन में जब जाएंगे तो आपको ये देखिए, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मिल गया। इसमें आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल आ गई। OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे, पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, पासवर्ड, देन एडिशनल डिटेल्स, देन डिक्लेरेशन। ये देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा। आप इसको भरेंगे तो आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, लगे रहो, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाओ। जॉब अच्छी है, मज़ा आएगा काम करने में, हो सकता है कभी मुलाकात भी हो। आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद।